अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले इसमें हमें 5 पॉइंट जो है, मोस्टली जो अस्थमा जो होता है वो हम सब जानते हैं कि वो क्या होता है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। कोई भी इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है किसी भी ट्रिगर की वजह से, तो मोस्टली इसमें क्या हो जाता है, अगर लंबे टाइम तक चलता रहे, क्योंकि अस्थमा जो होता है कि एक्यूट इवेंट नहीं होता, मोस्टली क्या आता है, पेशेंट हमारे पास बार बार रिकरेंट कंप्लेन के साथ आता है। तो इसमें जनरली क्या होता है, बार बार जो अटैक्स होते हैं उनकी वजह से हमें एयरवे रीमॉडलिंग देखने को मिल जाती है, जिसमें सबसे पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन जो हो जाता है उसकी जो एपिथेलियम होता है ना वो थिकंड हो जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले। और जैसे ये अगर हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये एपिथेलियम सेल्स है, जाहिर सी बात है अगर ये बहुत ज्यादा थिकंड अगर हमें देखने को मिल रहे हैं, तो जो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, कॉन्स्ट्रिक्ट वगैरह, कॉन्स्ट्रिक्ट और अपने आप को डायलेट करने की, उसमें स्टिफनेस हमें देखने को मिल जाती है। दूसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, स्टिफनेस हो जाएगा तो जो स्मूथ मसल होती है ना, उसकी भी हाइपरट्रॉफी हमें देखने को मिल जाती है। तो अल्टीमेटली यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो एयरवे होता है उसकी हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, चाहे वो हम स्मूथ मसल्स की बात करें या फिर इनके एपिथेलियम की बात करें। तीसरा, हम लोग जानते हैं कि जो हमारा रेस्पिरेटरी वेसल्स होती है, पाथवे जो होता है, उसमें हमें गॉबलेट सेल्स देखने को मिलते हैं। ये गॉबलेट सेल जो हो जाते हैं, इनका काम होता है म्यूकस का प्रोडक्शन कराना। एक्सेसिव म्यूकस अगर आ जाएगा एयरवे के अंदर, तो वो एक ऑब्स्ट्रक्शन शो करेगा एयरवे में। तीसरा, एयरवे इन्फ्लेमेशन होता है। जो इन्फ्लेमेशन होता है, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, वो दो तरह का हो जाता है। पहला न्यूट्रोफिल मेडिएटेड हो जाएगा, दूसरा एओसिनोफिल मेडिएटेड हमें देखने को मिल जाता है। अब इसमें अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अब हम थोड़ा पैथोजेनेसिस से समझते हैं कि सबसे पहले, जैसे ये हैरिसन का मैंने एक चीज इसमें आर्ट फोटो लिया था, जैसे गॉबलेट सेल का और म्यूकस ग्लैंड का हाइपरप्लेजिया, जिसकी वजह से स्पूटम इंक्रीज हो रहा था, एयरवे नैरो हो जाएगी, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर एयरवे में बहुत सारा म्यूकस आ जाएगा तो जो पैसेज के लिए, जो हवा के पैसेज के लिए जो बचता है वो तो नैरो हो जाएगा। स्मूथ मसल का जो मास होता है वो इंक्रीज हो जाएगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था यहाँ पर। तीसरी चीज हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, एंजियोजेनेसिस। अब क्योंकि रीमॉडलिंग हो रही है और इसमें क्या हो जाता है कि नई वेसल्स का मतलब न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है। वेसल्स ज्यादा अगर बन जाएगी, तो अगर एल्वेलाई हो जाता है ये, और ये हमारी वेसल्स हो जाएंगी, तो यहाँ पे क्या होता है, डीएलसीओ जो हो जाता है, डीएलसीओ की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि एल्वेलाई के चारों तरफ अगर नई वेसल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो डीएलसीओ का मतलब हो जाता है कि जितना डिफ्यूजन, गैस का जो डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज हो जाएगा। जाहिर सी बात है, एक एल्वेलाई के नीचे अगर एक वेसल थी, तो डीएलसीओ अगर दो था, डीएलसीओ का मतलब हो जाता है जो गैस का डिसोसिएशन हो रहा है यहाँ पे, मतलब ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, ये दो था। अगर यहाँ पे चार नई वेसल्स आ जाएगी, तो बॉडी के अंदर जो डीएलसीओ की वैल्यू वैल्यू होती है वो इंक्रीज हो जाएगी नई वेस्कुलराइजेशन की वजह से। एपिथेलियम ऑल्ट्रेशन मैंने बताया था कि इसमें क्या हो जाता है, एपिथेलियम जो सेल्स होते हैं उनकी स्टिफनेस हमें देखने को मिल जाती है। और जब सीवियरिटी जब हमें देखने को मिल जाती है सीवियर अस्थमा में, तो यहाँ पे जो हमारा एयरवे था ना, इसमें फाइब्रोसिस भी आने लग जाएगी। मतलब इसमें फाइब्रोसिस भी हमें ऐसे ऐसे देखने को मिल जाती है। अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि थिकनेस हमें, मतलब एयरवे रीमॉडलिंग की वजह से थिकनेस हमें देखने को मिल जाती है। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरह के एयरवे इन्फ्लेमेशन होते हैं। सबसे पहले नॉन टाइप 2 हो जाएगा, जो न्यूट्रोफिल मेडिएटेड होता है। दूसरा हो जाएगा टाइप 2 हो जाएगा, ब्रोंकियल अस्थमा, जो इसिनोफिलिक मेडिएटेड होता है। सबसे पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे आपका टाइप 2, क्योंकि बार बार टाइप 2 के बारे में बात होती है। जैसे ही कभी भी ये हमारा नॉर्मल एपिथेलियम सेल्स है, इसके ऊपर क्या होता है, जैसे जो ये फिम्ब्रियाज होते हैं, फिम्ब्रियाज क्या होते हैं, म्यूकोसिलियरी एस्केलेटर की तरह काम करते हैं। जैसे अगर ये कोई भी पैथोजन आया है यहाँ पे, जैसे हम मॉल में देखते हैं कि जैसे ये आगे आगे को मूव करेंगे, इसको एस्केलेटर की तरह काम करते हैं। एंटीजन जैसे ही यहाँ पे आता है, तुरंत हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, जिसमें सबसे पहले टीएसएलपी नाम की एक जो इन्फ्लेमेटरी मार्कर होता है वो रिलीज होता है, जिसको हम बोलते हैं थाइमोसाइट स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन। जैसे एरिथ्रोपोइटिन होता है, ब्लड के रिस्पॉन्स में इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही आप याद रखना कि कभी भी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है, तो टी सेल मेडिएटेड रिस्पॉन्स होता है। तो टी सेल कहाँ से आता है, थाइमोसाइट से। ऐसे ही आपको याद हो जाएगा कि थाइमोसाइट स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन रिलीज होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, हेल्पर टी सेल रिलीज हो जाएंगे। ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं, ये हमेशा इन्फ्लेमेशन कराने का इनका मेन मकसद होता है। जैसे ही हेल्पर टी सेल एक्टिवेट हो जाते हैं, वो अपने दो दोस्तों, तीन दोस्तों को बुलाएंगे इनफैक्ट। सबसे पहले इंटरल्यूकिन 4, इंटरल्यूकिन 5 और इंटरल्यूकिन 13। इनका जो मेन काम क्या होता है, इनको अल्टीमेटली क्या करना है कि बाद में जाके जैसे इंटरल्यूकिन 4 एक्टिवेट होगा, तो वो क्या करेगा, बी सेल्स को स्टिमुलेट करके, बी सेल का मेन काम क्या होता है, इम्यूनोग्लोबिन बनाना। आईजी का प्रोडक्शन करा देगा बी सेल, और वो किसकी मदद से है, इंटरल्यूकिन 4। इंटरल्यूकिन 4 को किसने एक्टिवेट किया था, टाइप 2 हेल्पर सेल्स ने।
टाइप 2 हेल्पर सेल्स कहाँ से आए थे? इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स की वजह से, जो हुआ था हमारा थ्रोम्बोपोइटिन थाइमोसाइट स्ट्रोमल लिम्फोपोइटिन की वजह से। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, जैसे ही आईजी आता है तो वो तो मैस्ट सेल्स को एक्टिवेट कर देगा। ये वही मैस्ट सेल्स होते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन डी 2 और हिस्टामिन को रिलीज करेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हमें देखने को मिल जाता है। अगर आईजी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा बॉडी के अंदर, तो जाहिर सी बात है हम इसके ट्रीटमेंट के लिए इंटरल्यूकिन 4 का ब्लॉकर हम लोग देख सकते हैं, जो इंटरल्यूकिन को ब्लॉक कर दे। और टेस्ट में हमें कैसे क्या चीज देखने को मिलेगी, इंटर आईजीई जो हो जाता है वो eosinophil को रेज कर देगा, तो हमें इन्वेस्टिगेशन में तो हमारा eosinophil देखने को मिल सकता है। अल्टीमेटली हम ट्रीटमेंट के लिए इंटरल्यूकिन 5 हम लोग यूज कर सकते हैं। आजकल जो बहुत अच्छा इंटरल्यूकिन 5 हो जाता है वो होता है मेपोलिजुमैब, जो आजकल मार्केट में इजीली अवेलेबल है। और जनरली बस इसका इंडिकेशन ये होता है कि ये 6 साल से ऊपर के बच्चों में हम लोग इंडिकेटेड होता है यूज करना। दूसरा हो जाता है नॉन टाइप 2। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इंटरलूकिन 12 और 13 का यहाँ पे रोल हमें देखने को मिला था। सॉरी, इंटरलूकिन 22 और 33 का। ये क्या होता है, नॉन यूसिनोफिलिक मेडिएटेड होता है। ये किसी भी तरह का ट्रिगर अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से, इरिटेंट की वजह से होगा, तो यहाँ पे सबसे पहले इंटरलूकिन 33 रिलीज होता है। ये इंटरलूकिन 33 में मोस्टली क्या करता है, ये हेल्पर सेल्स जो 17 होते हैं उनको एक्टिवेट करेगा। और साथ में क्या करता है, इंटरलूकिन 6, इंटरलूकिन 8, इंटरलूकिन 7 को एक्टिवेट करेगा। टाइप 2 हेल्पर सेल्स ने तो 4, 5 और 13 इंटरलूकिन को एक्टिवेट करा था। 17 वाले ने 6, 8 और 17 को एक्टिवेट करा है। हेल्पर सेल्स 17 है तो उससे याद रखना कि आपको इंटरलूकिन 17 तो होगा ही, बस 6 और 8 का आपको नाम याद रखना पड़ेगा। इंटरलूकिन 6 जो हो जाता है और 17 जो हो जाता है, मोस्टली क्या होता है, ये ट्रिगर फैक्टर होता है न्यूट्रोफिल्स के उसको रिलीज के लिए। न्यूट्रोफिल रिलीज होगा। साथ में क्या होता है, हेल्पर 17 की जगह हेल्पर सेल्स 1 भी रिलीज होते हैं। हेल्पर सेल्स 1 जो हो जाते हैं टीएनएफ अल्फा इंटरफेरोन गामा को रिलीज करते हैं, जो फर्दर जाके न्यूट्रोफिल्स का इन्फ्लेमेशन कराएंगे। ये हमारी कुछ पैथोजेनेसिस थी। अब मोस्टली